द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम रॉल्फ डोबेले की किताब द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली के कुछ हिस्सों पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जी। किताब का दावा है कि हमारी सोच, आप जानते हैं, अक्सर सीधी राह से भटक जाती है। हाँ, बिल्कुल। और ये भटकाव बेतरतीब नहीं है, बल्कि व्यवस्थित है, सिस्टमैटिक है। हाँ, सिस्टमैटिक। यानी हम एक ही तरह की गलतियां बार बार करते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद है इनमें से कुछ आम सोच की चूकों या कहें कि दिमागी धोखों को समझना। हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। लेखक, जो एक उपन्यासकार और उद्यमी है, वो जटिल मनोवैज्ञानिक शोध को बड़े सरल तरीके से पेश करते हैं। जी, उन्होंने काफी आसान बना दिया है इसे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा दिमाग हमें कैसे कैसे चकमा देता है ताकि हम मिली हुई जानकारी को बेहतर ढंग से परख सकें। हाँ, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही आम प्रवृत्ति की, कन्फर्मेशन बायस। ऐसी जानकारी ढूंढते हैं या मिली हुई जानकारी को इस तरह से समझते हैं जो हमारे पहले से बने हुए विश्वासों या विचारों की पुष्टि करती हो। बिल्कुल। और जो नहीं करती उसे, और जो जानकारी इसके खिलाफ जाती है उसे हम या तो नजरअंदाज कर देते हैं या कम महत्व देते हैं। हाँ, ये तो बहुत होता है। और ये आज के दौर में शायद और भी ज्यादा मायने रखता है, मतलब खासकर सोशल मीडिया और इंटरनेट के जमाने में। अच्छा, कैसे? देखिए, एल्गोरिदम भी अक्सर हमें वही दिखाते हैं जो हम पहले से मानते हैं ना। हाँ, ये तो है। जिससे हमारे विचार और भी पक्के होते जाते हैं, भले ही वो पूरी तरह सही ना हो। जैसे अगर कोई मानता है कि कोई खास राजनीतिक पार्टी ही सही है, तो वो अक्सर वही खबरें पढ़ेगा या देखेगा जो इस बात को सही साबित करती हो। और दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं देगा। बिल्कुल, दूसरी तरफ की दलीलें सुनेगा ही नहीं। हाँ, ये एक तरह का फिल्टर बबल बना देता है। Exactly. लेखक तो यहाँ तक कहते हैं कि हमें अपने सबसे प्यारे विचारों, डार्लिंग्स, को भी चुनौती देनी चाहिए, उन्हें खत्म करने की हिम्मत रखनी चाहिए अगर सबूत उनके खिलाफ हो। कहना आसान है, हाँ, करना मुश्किल तो है, क्योंकि ये हमारे अहम से जुड़ा होता है। सही। इसी से मिलती जुलती एक और दिलचस्प चीज है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट, वो क्या है? इसमें किसी व्यक्ति का एक अच्छा गुण, जैसे वो दिखने में आकर्षक है या मान लीजिए बहुत सफल है, तो वो एक गुण हमें उसके बाकी गुणों के बारे में भी अच्छा सोचने पर मजबूर कर देता है। अच्छा, मतलब हम मान लेते हैं कि अगर कोई सुंदर है तो वो ईमानदार भी होगा या बुद्धिमान भी। हाँ, कुछ ऐसा ही। या जैसे अक्सर माना जाता है कि लंबे कद वाले लोग ज्यादा सक्षम नेता होते हैं। हाँ, सुना है ये। या किसी मशहूर हस्ती को किसी उत्पाद का विज्ञापन करते देख हम मान लेते हैं कि भाई उत्पाद भी अच्छा ही होगा। बिल्कुल, भले ही उस हस्ती को उस चीज के बारे में कुछ पता ना हो। बिल्कुल वही। इसीलिए कई ऑर्केस्ट्रा ऑडिशन पर्दे के पीछे से लेते हैं। अच्छा, ताकि जज सिर्फ संगीत सुने। हाँ, ताकि कलाकार कैसा दिखता है उसका असर उनके फैसले पर ना पड़े। ये दिखाता है कि हम कितनी आसानी से, मतलब एक पहलू के आधार पर पूरी तस्वीर बना लेते हैं। जी। और जब हम अतीत की घटनाओं को देखते हैं तब भी हमारा दिमाग खेल करता है। इसे कहते हैं हाइंडसाइट बायस। हाँ, ये तो बहुत होता है। वो मुझे तो पहले ही पता था वाला एहसास, है ना? बिल्कुल। कोई घटना हो जाने के बाद हमें लगता है कि ये तो होना ही था, सब कुछ कितना स्पष्ट था। जैसे कोई बिजनेस सफल हो जाए तो सीईओ को लगता है कि उसकी सफलता तो तय ही थी, सारे संकेत तो पहले से ही मौजूद थे। या 2008 का वो आर्थिक संकट याद है? हाँ। उसके बाद बहुत से अर्थशास्त्रियों ने कहा कि अरे ये तो साफ दिख रहा था, जबकि संकट से पहले शायद ही किसी ने इतनी सटीक भविष्यवाणी की हो। सही बात है। हम भूल जाते हैं कि उस समय कितनी अनिश्चितता थी। बिल्कुल। ये हमें अतीत से सीखने से भी रोकता है शायद। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अगर हमें लगता है कि हमें पहले से पता था तो हम अपनी गलतियों का विश्लेषण क्यों करेंगे? तो ये थे कुछ तरीके जिनसे हम वास्तविकता को थोड़ा तोड़ मड़ोड़ कर देखते हैं। जी। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि हम संभावनाओं और जोखिम को आंकने में कैसे गड़बड़ करते हैं। हाँ, यहाँ भी कई दिलचस्प चीजें हैं। एक बड़ा भटकाव है सर्वाइवरशिप बायस। सर्वाइवरशिप बायस मतलब? इसमें हम अपना ध्यान सिर्फ उन लोगों या चीजों पर लगाते हैं जो सर्वाइव कर गए, यानी सफल हो गए, और उन अनगिनत लोगों या कोशिशों को भूल जाते हैं जो असफल हो गए। अच्छा। जैसे हम सफल स्टार्टअप्स या करोड़ोपति उद्यमियों की कहानियां सुनते हैं। हाँ। और हमें लगता है कि अरे वाह, उद्यमिता में सफलता पाना तो शायद बहुत आम है या आसान है। बिल्कुल। जबकि हम उन हजारों स्टार्टअप्स को नहीं देखते जो शुरू होते ही बंद हो गए। सही कहा। लेखक इसे असफलता का कब्रिस्तान कहते हैं कि हमें सफलता की सही तस्वीर जानने के लिए वहां झांकना चाहिए। दिलचस्प नजरिया है। मीडिया भी अक्सर विजेताओं पर ही ध्यान केंद्रित करता है, इसलिए जब हम किसी सफल लेखक, संगीतकार या एथलीट को देखते हैं तो हमें उनकी सफलता की संभावना बहुत ज्यादा लगने लगती है, जबकि हकीकत में वो बहुत कम होती है। और ये हमें जोखिम भरे फैसले लेने पर उकसा सकता है।
और जोखिम की बात करें तो अवेलेबिलिटी बायस भी हमारी सोच पर गहरा असर डालता है ना? हाँ बिल्कुल। इसमें हम उन चीज़ों के होने की संभावना या उनके जोखिम को ज़्यादा आंकते हैं जो हमारे दिमाग में आसानी से आ जाती हैं। आसानी से? हाँ। और दिमाग में आसानी से क्या आता है? वो चीज़ें जो हाल ही में हुई हों या जो बहुत नाटकीय हों। अच्छा। या जिनकी मीडिया में खूब चर्चा हुई हो, जैसे हवाई जहाज दुर्घटनाएं। हाँ, वो तो बहुत खबरों में रहती हैं। वे बहुत भयावह होती हैं और खबरों में छाई रहती हैं। इसलिए हमें हवाई यात्रा कार चलाने से ज्यादा खतरनाक लग सकती है। जबकि आंकड़े कुछ और कहते हैं। हाँ, आंकड़े बताते हैं कि कार दुर्घटना में मरने का खतरा कहीं ज्यादा है। अच्छा। या जैसे शार्क के हमले का डर। हाँ, फिल्मों और खबरों की वजह से डर बहुत बड़ा लगता है। बिल्कुल। जबकि हकीकत में मधुमेह या पेट के कैंसर जैसी मतलब कम नाटकीय बीमारियों से मरने का खतरा कहीं ज्यादा होता है। पर हम उनके बारे में उतना नहीं सोचते क्योंकि वे अवेलेबल नहीं है, यानी दिमाग में तुरंत नहीं कौंधती। हम तथ्यों के बजाय कहानियों और सनसनी से ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये पूर्वाग्रह दिखाते हैं कि हम संभावनाओं और जोखिमों को तर्कसंगत रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक और याददाश्त के आधार पर आंकते हैं। बिल्कुल सही। अब देखते हैं कि दूसरे लोग हमारी सोच को कैसे प्रभावित करते हैं। हाँ, ये भी बड़ा दिलचस्प है। इसमें सबसे पहले आता है सोशल प्रूफ जी, या जिसे हम भेड़ चाल भी कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। जब हमें समझ नहीं आता कि क्या करना सही है तो हम अक्सर वही करते हैं जो ज्यादातर लोग कर रहे होते हैं। और हम मान लेते हैं कि अगर इतने सारे लोग ऐसा कर रहे हैं तो जरूर सही ही होगा। हाँ, ये एक तरह का शॉर्टकट है दिमाग के लिए। सोलोमन ऐश का वो क्लासिक प्रयोग याद है? हाँ, वो लाइन वाला। हाँ, जिसमें लोगों को लाइन की लंबाई जज करनी थी। जब अकेले थे तो सबने सही बताया, पर जब उन्हें ऐसा समूह में रखा गया जहां बाकी लोग, जो असल में प्रयोग का हिस्सा थे, एक्टर थे वो लोग, हाँ, वो जानबूझकर गलत जवाब दे रहे थे, तो कई प्रतिभागियों ने भी वही गलत जवाब दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वे समूह से अलग न दिखें। बिल्कुल। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखता है। किसी रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन देखकर हमें लगता है कि वो अच्छा ही होगा। हाँ, या किसी किताब के बेस्ट सेलर होने पर हम उसे खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। कभी कभी ये काम करता है, पर कई बार भीड़ गलत भी हो सकती है, जाहिर है। और भीड़ के अलावा हम अधिकार या अथॉरिटी से भी बहुत प्रभावित होते हैं। इसे कहते हैं अथॉरिटी बायस। अथॉरिटी बायर्स? हाँ, हम विशेषज्ञों, डॉक्टरों, प्रोफेसरों या वर्दी पहने लोगों की बात पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं, कभी कभी तो आंख बंद करके। स्टार्ले मिलग्राम का प्रयोग, वो तो इसका सबसे डरावना उदाहरण है शायद। हाँ बिल्कुल, जहां आम लोग सिर्फ एक वैज्ञानिक दिखने वाले व्यक्ति के कहने पर दूसरे व्यक्ति को, जो अभिनेता था, खतरनाक बिजली के झटके देने को तैयार हो गए थे। ये दिखाता है कि अधिकार का दबाव कितना शक्तिशाली हो सकता है। हाँ, और ये हमें याद दिलाता है कि हमें विशेषज्ञों की बात सुननी चाहिए, पर सवाल पूछने से हिचकना नहीं चाहिए। सही। विशेषज्ञ भी इंसान हैं और वे गलत हो सकते हैं। इतिहास गवाह है, चाहे वो 2008 के आर्थिक संकट की भविष्यवाणी में अर्थशास्त्रियों की विफलता हो, हाँ, या पुराने जमाने में डॉक्टरों के हानिकारक इलाज। सिर्फ इसलिए कि किसी ने सफेद कोट पहना है या उसके नाम के आगे डॉक्टर लगा है, उसकी बात हमेशा सही नहीं होती। बिल्कुल। ये तो हुई बाहरी प्रभावों की बात। अब आते हैं कुछ ऐसे मानसिक जालों पर जो हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक बहुत ही आम जाल है संक कॉस्ट फैलेसी या डूबी लागत का भ्रम। संक कॉस्ट फैलेसी? हाँ। इसका मतलब है कि हम किसी प्रोजेक्ट, निवेश या रिश्ते में सिर्फ इसलिए पैसा, समय या भावनाएं लगाते रहते हैं क्योंकि हम उसमें पहले ही बहुत कुछ लगा चुके होते हैं। अच्छा, मतलब हम अपने पिछले निवेश को सही ठहराना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। भले ही आगे उसमें बने रहने का कोई मतलब ना हो, कोई फायदा ना दिख रहा हो। जैसे कोई फिल्म बोरिंग लग रही है, पर हम उसे सिर्फ इसलिए पूरा देखते हैं क्योंकि टिकट खरीद लिए। हाँ। या किसी ऐसे स्टॉक को पकड़े रहना जो लगातार गिर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उसे ऊंचे दाम पर खरीदा था और नुकसान बुक नहीं करना चाहते। ये तर्कसंगत तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो पैसा या समय जा चुका है वो वापस नहीं आएगा। हमें भविष्य के आधार पर फैसला लेना चाहिए, अतीत के आधार पर नहीं। सही कहा। बिल्कुल। और ये लॉस अवर्जन से भी जुड़ा है। लॉस अवर्जन, नुकसान से बचाओ। हाँ, यानी नुकसान से बचने की हमारी तीव्र इच्छा। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हमें, मान लीजिए, 1000 रुपए खोने का दुख 1000 रुपए पाने की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा महसूस होता है। 2 गुना। इसीलिए हम नुकसान से इतना डरते हैं। हाँ, शायद ये हमारे विकास क्रम से जुड़ा हो, जहां एक गलती जानलेवा हो सकती थी। हाँ, ये एक संभावित व्याख्या है।
इस वजह से लोग अक्सर सुरक्षित खेलना पसंद करते हैं। जैसे कर्मचारी नई चीजें आजमाने से हिचकिचा सकते हैं क्योंकि असफलता का डर, मतलब नौकरी जाने का डर, हाँ। सफलता के इनाम जैसे बोनस से ज्यादा बड़ा लगता है। और ये हमें कई बार अच्छे मौके गंवाने पर मजबूर कर सकता है। बिल्कुल। और निर्णय लेते समय हम इस बात से भी बहुत प्रभावित होते हैं कि जानकारी हमारे सामने कैसे रखी गई है। इसे फ्रेमिंग कहते हैं, है ना? जी, फ्रेमिंग। एक ही बात को कहने के अलग अलग तरीके हमारे फैसले बदल सकते हैं। कैसे? कोई उदाहरण? इसका क्लासिक उदाहरण है एक मांस का टुकड़ा जिसे 99% फैट फ्री कहा गया है। हाँ। वो ज्यादा स्वस्थ लगता है उस टुकड़े से जिसे 1% फैट कहा गया है। जबकि दोनों बातें एक ही हैं। बिल्कुल एक ही हैं। या डॉक्टर जब कहता है कि इस ऑपरेशन में बचने की संभावना 90% है, हाँ। तो वो ज्यादा आश्वस्त करने वाला लगता है, बजाय ये कहने के कि इसमें मरने का खतरा 10% है। एग्जैक्टली। वाह, ये तो मार्केटिंग और राजनीति में खूब इस्तेमाल होता होगा। हाँ, बहुत। शब्दों का खेल हमारे दिमागी शॉर्टकट का फायदा उठाता है। निश्चित रूप से ये हमें दिखाता है कि हमें सिर्फ तथ्यों पर ही नहीं बल्कि वे कैसे प्रस्तुत किए जा रहे हैं इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो हमने आज कुछ मुख्य सोच की गलतियों या कहें कि मानसिक भटकावों पर बात की। जी। कैसे हम सबूतों को तोड़ मरोड़ कर देखते हैं, कैसे संभावनाओं का गलत अंदाजा लगाते हैं, कैसे दूसरों से प्रभावित होते हैं, और कैसे हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया में ही कुछ जाल बिछे होते हैं। हाँ, ये पूरी सूची नहीं है, जाहिर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये सब आपस में जुड़े भी हुए हैं। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इन भटकाओं के बारे में जानना ही इनसे बचने की दिशा में पहला कदम है। सही। ये समझना कि ये गलतियां कमजोर दिमाग की निशानी नहीं बल्कि मानवीय सोच का हिस्सा हैं, हमें थोड़ा सचेत कर सकता है। जानकारी के इस युग में आलोचनात्मक सोच रखना और अपनी धारणाओं पर सवाल उठाते रहना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। बिल्कुल सही कहा। उम्मीद है कि ये चर्चा हमें मिली हुई जानकारी के विशाल सागर में थोड़ा बेहतर ढंग से तैरने में मदद करेगी। और हम ज्यादा साफ और सूचित फैसले ले पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक अंतिम विचारणीय प्रश्न उठता है। अच्छा। जो किताब में डोमेन निर्भरता, डोमेन डिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। डोमेन निर्भरता ये क्या है? इसका मतलब है कि हम अक्सर ज्ञान या कौशल को एक क्षेत्र, मतलब एक डोमेन से दूसरे क्षेत्र में ले जाने में असफल रहते हैं। अच्छा। जैसे एक शतरंज का ग्रैंड मास्टर जो शतरंज की बिसात पर कई चालें आगे की सोच सकता है। हाँ। जरूरी नहीं कि अपनी जिंदगी के आर्थिक फैसले भी उतनी ही समझदारी से ले। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। हाँ, या जैसा लेखक ने उदाहरण दिया, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री हैरी मार्कोविच, जिन्होंने पोर्टफोलियो थ्योरी बनाए, जी, खुद अपने रिटायरमेंट फंड को मैनेज करने के लिए उसी थ्योरी का इस्तेमाल नहीं कर पाए और एक सरल 50-50 का बंटवारा चुना। सच में? हाँ, तो सवाल ये है कि हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि आज हमने जिन सोच की गलतियों के बारे में जाना है वो सिर्फ एक मतलब असल जिंदगी में कैसे उतारें इससे। हाँ, हम इस ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, अपने काम, अपने रिश्तों, अपने निवेशों में कैसे लागू कर सकते हैं। सही। इस सैद्धांतिक समझ और वास्तविक जीवन में इसके इस्तेमाल के बीच की खाई को पाटने के लिए हम क्या ठोस कदम उठा सकते हैं, ये सोचने वाली बात है।